रत्नाकर देश पर मणिकंठ राजा शासन करता था। उसकी कुशलता के कारण उसका राज्य चारों तरफ खूब फैल गया। इस वजह से कोने में रहने वाले लोगों के सुख दुखों का पता लगाना राजा के लिए मुश्किल मालूम हुआ। इस समस्या के बारे में राजा मणिकंठ ने अपने मंत्रियों की सलाह मांगी। इस पर मंत्रियों ने सलाह दी कि देश को 4 प्रमुख भागों में बांटा जाए और प्रत्येक भाग पर एक योग्य प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए। राजा ने अपने राज्य को 4 भागों में बांट दिया और प्रत्येक भाग पर एक एक विश्वासपात्र प्रतिनिधि को नियुक्त किया। चारों राज प्रतिनिधि प्रतिमास अपने अपने प्रदेश की प्रजा की असुविधाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें दूर करने के लिए लाए जाने वाले निर्णयों का ब्यौरा राजा की सेवा में भेजा करते थे। इस बात में कोई संदेह न था कि राजप्रतिनिधि राजा के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं, लेकिन इसी कारण से थोड़ी उलझनें पैदा हो गई। उनमें इस बात की स्पर्धा बढ़ गई कि अपने अपने प्रदेश को शेष तीनों प्रांतों से समृद्ध बनाया जाए। जनता में उत्साह पैदा करने के लिए उन प्रतिनिधियों ने प्रांतीय तत्वों को उभार दिया। राज्य भर के सभी लोग एक जाति के न थे। गणराज्य होने के कारण एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों के साथ हर छोटी सी बात को लेकर झगड़ा करते थे। मगर सभी प्रदेश एक ही शासन के अंतर्गत आ जाने के कारण जाति वैषम्य एक प्रकार से दब गए थे। मगर इन नए राजप्रतिनिधियों ने आपस में स्पर्धा करके जाति वैषम्य पैदा होने का मौका दिया। इसके अलावा इसके जिस प्रांत में जो पैदावार होती थी उसे दूसरे प्रांत में जाने से राजप्रतिनिधियों ने रोक दिया। राज्य की उत्तरी दिशा में कपास ज़्यादा पैदा होता था, मगर बुनाई में दक्षता रखने वाली जातियाँ दक्षिण दिशा में फैली थी। जब राज्य एक इकाई के रूप में था, तब उत्तरी दिशा का कपास दक्षिण के बुनकरों को आसानी से प्राप्त हो जाता था। मगर अब उत्तर के राजप्रतिनिधि ने अपने प्रांत में पैदा होने वाले कपास को दक्षिण में जाने से रोककर अपने ही प्रदेश के लोगों को बुनाई सीखने पर जोर दिया। ऐसी हालत में दक्षिण के प्रतिनिधि ने अन्य पैदावार ठीक से उपजने वाले खेतों में कपास पैदा करने का आदेश दिया। इस वजह से जहाँ अच्छे बुनकर थे वहाँ अच्छे किस्म का कपास पैदा नहीं हुआ, और जहाँ अच्छे किस्म का कपास पैदा होता था वहाँ अच्छे बुनकर नहीं रहे। परिणाम स्वरूप वस्त्रों का स्तर बिल्कुल गिर गया। यही हालत लोहे के उद्योग की भी हो गई। देश की पूर्वी दिशा में बढ़िया लोहे की खानें थी, पर पश्चिमी दिशा में कुशल लोहकार कारीगरी थे। पूर्वी दिशा के राजप्रतिनिधि ने अपने यहाँ के लोहों को पश्चिम से भेजने पर प्रतिबंध लगाया और अपने ही प्रदेश में लोहे के कारीगरों को शिक्षण देना प्रारंभ किया। इस कारण पश्चिम के राजप्रतिनिधि ने लाचार होकर पड़ोसी देश से अधिक दाम देकर लोहा खरीदना शुरू किया। केंद्र में रहने वाले राजा के पास राजप्रतिनिधियों से जो रिपोर्ट मिलती थी, उन्हें देखने पर राजा को लगता था कि उनके प्रतिनिधि यथाशक्ति देश की उन्नति के लिए श्रम उठा रहे हैं। मगर राजा जानता था कि देश का विकास नहीं हो रहा है, परंतु कमी कहाँ थी यह बात राजा को समझ में न आती थी। राजप्रतिनिधियों को नियुक्त करके 5 साल बीत गए थे, पर देश पहले की तरह तरक्की नहीं कर पाया। उल्टे पहले की तरक्की रुक गई है और देश में एक प्रकार से स्तब्धता छा गई है। इसका कारण जानने के लिए राजा ने राजधानी में विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों का इंतज़ाम किया। एक गोष्ठी में भाषण देते हुए सभी व्यापारियों ने बताया कि गत 5 सालों के भीतर व्यापार में खूब विकास हो गया है। इसी प्रकार उद्योगपतियों ने बताया कि उद्योग की उन्नति पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हुई है। ये सारे भाषण सुनने के बाद राजा की समझ में न आया कि इस उन्नति को देख उसे खुश होना है या देश में विकास न होने पर चिंता करनी है। अंत में एक दिन पंडितों की गोष्ठी हुई। उस गोष्ठी में शशिभूषण नामक पंडित ने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय देकर राजा से पुरस्कार भी प्राप्त कर लिया। पुरस्कार प्रदान करते राजा ने शशिभूषण से पूछा, पंडित जी, मैं आपसे पांडित्य संबंधी प्रश्न नहीं पूछूंगा, मगर बहुत समय से एक समस्या मेरे मन को व्याकुल बना रही है। क्या आप उसका समाधान दे सकेंगे? पूछिए महाराज, मैं यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा, शशिभूषण ने जवाब दिया। इस संसार की सृष्टि भगवान ने की है, इसलिए हम भगवान को सबसे बड़ा मानते हैं। मगर क्या भगवान से भी कोई बड़ा आदमी है?
राजा ने पूछा। क्यों नहीं है महाराज, भगवान से भी बड़ा व्यक्ति मानव है। शशिभूषण ने झट जवाब दिया। राजा ने विस्मय में आकर कहा, जवाब देने मात्र से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, उसे साबित भी करना होगा। शशिभूषण ने विनयपूर्वक कहा, मैंने अपने अनुभव के आधार पर यह उत्तर दिया है। महाराज, भगवान ने मेरे ललाट पर पांडित्य का संपादन करने को लिखा है। उसके आधार पर मैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक के रूप में युवकों को शिक्षा दे रहा था, मगर मैं पूर्वी प्रदेश का निवासी था। इस कारण मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए मैंने जो शिक्षा प्राप्त की थी उसे युवकों में बांटने के काम को तिलांजलि दी और फिलहाल मैं खेती करके जीविका चला रहा हूँ। भगवान ने मेरे ललाट पर जो भाग्य रेखाएं खींच दी थी उन्हें मानव ने मिटा दिया। अब आप ही बताइए कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। शशिभूषण की बातें सुनने पर राजा की आंखें खुल गई। जो राज्य एक इकाई के रूप में रहना चाहिए था वह 4 छोटे राज्यों में बंट गया है। इस समस्या पर राजा ने फिर से मंत्रियों से चर्चा की। मंत्रियों ने गंभीरतापूर्वक विचार करके यूँ सुझाव दिए। महाराज, बड़े राज्य को छोटे खंडों में विभाजित करने में कोई गलती नहीं है। प्रांतीय भावनाओं के बढ़ने का कारण जिस प्रांत का प्रतिनिधि उसी प्रांत के निवासी का होना है। हम यह भी नहीं कह सकते कि हमारे राजप्रतिनिधि दुष्ट और असमर्थ है, मगर एक प्रांत के व्यक्ति को दूसरे प्रांत का राजप्रतिनिधि नियुक्त किए होते तो यह बुरी हालत ना हुई होती। इसलिए उनका स्थान परिवर्तन करवा दीजिए, यह समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। तब जनता अपने को एक ही देश का नागरिक मानकर चलेगी। इससे विविध प्रांतों के बीच को यह स्पर्धा मिट जाएगी और उनके बीच सहयोग और सहकार की भावना बढ़ेगी। राजा ने इन सुझावों को अमल किया और देश की उन्नति का रास्ता खोल दिया।